एप 67 द सीक्रेट। स्कूल से निकलने के बाद क्रिश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को बिना इंटरव्यू एडमिशन कैसे मिल गया था। जब मीनाक्षी ने रिया को ये कहते हुए सुना कि स्कूल में एडमिशन के लिए क्या इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तो मीनाक्षी हैरान हो गई थी। उसकी आंखों में आईलैशेस लगी थी, जिनकी वजह से मीनाक्षी की आंखें ज्यादा बड़ी लगती थी और अगर वह किसी को एक नजर देखने लगे तो सामने वाले को मीनाक्षी की आंखों में बहुत तेज गुस्सा नजर आता था। मीनाक्षी ने रिया की ओर देखकर उसे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? इंटरव्यू देना पड़ता है मतलब? बिना इंटरव्यू के हमारी स्कूल में किसी को एडमिशन नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं क्रिश को अचानक इस बात पर प्राउड फील होने लगा था कि रिया ने मीनाक्षी रायचंद जिस स्कूल में ट्रस्टी थी उस स्कूल में बिना इंटरव्यू के एडमिशन पा लिया था। क्रिश ने अपने दोनों हाथ जेब में रखे और बड़े कैजुअल अंदाज में मीनाक्षी से कहा दिया, हाँ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा। क्रिश की बात सुनते ही मीनाक्षी फिर से सोफा पर बैठ गई और पांव पर पांव चढ़ाते हुए बोली, समझ गई, बिना रिकमेंडेशन लेटर के तुम्हें किसी ने एंटरटेन नहीं किया होगा। ये भी ठीक है, जब तुम्हें और तुम्हारी बहन को ही बिना रिकमेंडेशन लेटर के इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया गया तो फिर इस बच्ची को कैसे बैठने देते, खासकर जब ये लड़की मल्होत्रा खानदान की है भी नहीं। मीनाक्षी ने अपना पर्स खोलकर अंदर से एक पेपर निकाला। अपनी दो उंगलियों के बीच में पेपर को रखकर मीनाक्षी ने अपना हाथ अंजलि मामी की ओर बढ़ा दिया और कहा, ये लो रायचंद परिवार का रिकमेंडेशन लेटर। तुम स्कूल कल दोबारा चले जाना। इस बार रायचंद परिवार का रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इससे पहले कि अंजलि मामी मीनाक्षी के हाथ से रिकमेंडेशन लेटर ले पाती, मीनाक्षी ने अपनी उंगलियों को लूज करते हुए लेटर को जमीन पर गिरा दिया। लेटर के जमीन पर गिरते ही मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह को लगाकर कहा, ओ डियर, देखो रिकमेंडेशन लेटर जमीन पर गिर गया। कहीं ये कोई सिग्नल तो नहीं कि मैं ये रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें देकर कोई गलती कर रही हूँ। चलो, तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, आखिर किसी जमाने में तुम भी हमारे खानदान से जुड़ी थी। ये कहते हुए मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ सोफा पर रख दिए। मीनाक्षी चाहती थी कि अंजलि मामी खुद झुककर वो रिकमेंडेशन लेटर उसके पांव के पास से उठाएं। ऐसा करने से मीनाक्षी को अंजलि मामी के ऊपर सुपीरियोरिटी का एहसास होता। मीनाक्षी यह सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि कॉलेज के जमाने में सारे लोग अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा के आगे पीछे घूमते थे। न सिर्फ वह लोग दिखने में मीनाक्षी से काफी ज्यादा सुंदर थी, बल्कि पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज में भी अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा बहुत तेज थी। आज अपने पैरों के पास से रिकमेंडेशन लेटर उठवाकर मीनाक्षी उस जमाने में हुई उनकी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। वह बेइज्जती जो कि स्वाति मल्होत्रा या अंजलि मामी ने नहीं की थी, बल्कि मीनाक्षी की खुद की जेलसी की वजह से दोस्तों के सामने होती थी।
समय बीता और खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर अंजलि मामी ने स्वाति मल्होत्रा के भाई किशन मल्होत्रा के साथ शादी कर ली और स्वाति मल्होत्रा अचानक एक दिन गायब हो गई और एक तरफ मीनाक्षी की शादी अंजलि मामी के बड़े भाई के साथ हो गई और मीनाक्षी रायचंद खानदान की बहू बन गई। आज मीनाक्षी को ये देखकर सुकून मिल रहा था कि जो औरत किसी जमाने में उससे हर चीज में बेहतर हुआ करती थी, आज वह एक छोटी सी बात के लिए उससे भीख मांगने तक को तैयार थी। सोफे पर बैठी हुई मीनाक्षी वेट कर रही थी कि कब अंजलि मामी झुककर उसके पाँव के पास पड़ा हुआ रिकमेंडेशन लेटर उठाएं। तभी मीनाक्षी की नजर दरवाजे से अंदर की ओर आती हुई अनिका पर पड़ी। एक खूबसूरत सी लड़की जो हूबहू स्वाति मल्होत्रा जैसी दिखती थी। उसे देखकर मीनाक्षी अचानक सोच में पड़ गई। अभी अंजलि मम्मी सोच ही रही थी कि वह जमीन पर गिरा हुआ लेटर उठाएं। तभी अनिका ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर वापस ले जा सकती है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही मीनाक्षी हैरान हो गई। कृष ने झुककर रिकमेंडेशन लेटर फ्लो पर से उठाया और लेटर को मीनाक्षी की बगल में सोफा पर फेंक दिया। फिर अपने एक पाँव को जमीन पर टैप करते हुए कृष ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी मामी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर अपने पास ही रख सकती है, क्योंकि अनिका की बेटी को स्कूल में बिना किसी इंटरव्यू के एडमिशन मिल गया है। हालांकि खुद कृष इस बात से हैरान था कि सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किसी को बिना इंटरव्यू के एडमिशन कैसे मिल सकता था, मगर इस वक्त इस बात से ज्यादा जरूरी था मीनाक्षी को मुंह तोड़ जवाब देना। कृष की बात सुनते ही मीनाक्षी तिलमिला उठी। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कृष को एक तेज लुक देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची बिना इंटरव्यू के स्कूल में एडमिट हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? पूरी दिल्ली में सिर्फ हमारा परिवार और गुलेरिया परिवार के बच्चों को इस तरह एडमिशन दिया जा सकता है, या तो फिर किसी ऐसे परिवार के बच्चे को इस तरह एडमिशन मिलता है जिसके माँ बाप की पहुँच बहुत ऊपर तक हो। सच बताओ, तुमने रिकमेंडेशन लेटर किसके पास से मांगा था? इस सवाल का जवाब तो कृष और अंजलि मामी के पास भी नहीं था। वो दोनों ही इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। अनिका अंजलि मामी से नजरें चुराकर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अंजलि मामी ने अनिका के पास जाकर पूछा, क्या तुमने रोहित मारवा से बात करके रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अनिका ने अपने कंधे ऊपर करके अंजलि मामी से कहा, हाँ मामी, उसमें बुराई क्या है? अनिका का ये जवाब सुनकर भी कहीं न कहीं अंजलि मामी को ये लग रहा था कि रिया का एडमिशन करवाने में रोहित ने शायद अनिका की मदद इसलिए की थी क्योंकि रोहित अनिका के किए हुए एहसानों का बदला चुकाना चाहता था। पर हकीकत ये थी कि अनिका रोहित पर किए हुए एहसानों का बदला इतनी जल्दी उसे चुकाने का मौका नहीं देने वाली थी। अनिका ने रोहित की दादी माँ की जान बचाई थी और अमृत टैबलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत कम दाम में रोहित मरवा की कंपनी को दिया था, मगर अनिका
रोहित पर अब इतने एहसान करना चाहती थी जिनके बदले में एक दिन अनिका रोहित से अपना खोया बेटा वापस मांग सके। दरअसल अनिका ने डॉक्टर अमृता के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मेजर शेयर होल्डर्स के साथ बात की थी और बदले में बिना किसी सवाल के रिया को एडमिशन मिल गया था। शेयर होल्डर्स के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि देश और दुनिया की इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन की बेटी उनकी स्कूल के साथ जुड़ने वाली थी। अनिका ने अंजलि मामी को एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा, मामी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, एडमिशन हो गया, अब किस बात की फिक्र। ये कहते हुए अनिका ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अनिका को पता था कि कल सुबह रिया को ठीक 7 बजे स्कूल पहुंचना था, इसलिए आज से रिया को रात को जल्दी सोना होगा। रिया और अनिका को अपने कमरे में जाते देख सोफा पर बैठी मीनाक्षी खड़ी होकर बड़े एटीट्यूड के साथ अंजलि मामी के पास आए और उनसे पूछा, ये तुम्हारी भांजी है कौन? क्या चीज है? और तुम उससे रोहित मारवा के बारे में क्यों बात कर रही थी? क्या तुम्हारी भांजी रोहित मारवा को जानती है? अब अंजलि मामी के पास भी मौका था अपनी भांजी की बड़ाई करने का। अंजलि मामी ने बड़े ही पोलाइटली मीनाक्षी से कहा, हाँ वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अंजलि मामी ने यह मीनाक्षी को इसलिए भी कहा था क्योंकि वह जानती थी कि मीनाक्षी किसी भी कीमत पर रोहित मारवा की किसी भी दोस्त से मिसबिहेव नहीं कर सकती थी और आगे से मीनाक्षी अनिका के साथ अपना बर्ताव ठीक रखें, इसलिए ये जरूर था। ये बात सुनकर मीनाक्षी का ईगो बुरी तरह से टूट गया था, ये जानकर कि अंजलि की भांजी रोहित मारवा को जानती है। मीनाक्षी ने वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। मीनाक्षी के जाने के बाद अंजलि मामी ने कृष से कहा, बेटा मुझे लगता है कि अनिका ने जो अमृत टैबलेट की डील बहुत कम दाम में रोहित मारवा की कंपनी के साथ की थी, उसी वजह से रोहित मारवा बदले में हमारी मदद करना चाहता है और इसीलिए रिया को इस तरह स्कूल में एडमिशन मिल गया। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में फोन करके थैंक यू कह दूंगी। अंजलि मामी यह भी जानती थी कि रोहित मारवा के खानदान के साथ अंजलि मामी और किशन मामा के बहुत अच्छे संबंध थे और क्योंकि रोहित एक काफी समझदार और बड़ों का आदर करने वाला लड़का था, उसने मल्होत्रा खानदान के लिए ये सब कुछ किया होगा। ऊपर बेडरूम में अनिका और रिया अपने नाइट ड्रेस में बेड पर सोने जा रहे थे, तभी अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर मारवा। तभी सामने से रोहित ने कहा, हेलो मिस अनिका। काफी लोग अनिका को इस तरह मिस अनिका कहकर बुलाते थे, मगर रोहित की धीमी मगर भारी आवाज में अपना नाम सुनकर अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। रोहित की आवाज सुनते ही कहीं ना कहीं अनिका को ऐसा लगता था जैसे वो रोहित से और ज्यादा बातचीत करना चाहती थी। अनिका ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए रोहित से पूछा, जी मिस्टर मारवा कोई काम था आपको? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जी
मिस अनिका, अभी अभी अंजलि आंटी ने मुझे फोन किया था और मुझे लंच पर इनवाइट भी किया। दरअसल वो मुझे थैंक्स कहना चाहती है क्योंकि मैंने आपको सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया था। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया अनिका का और एक झूठ रोहित के सामने पकड़ा गया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह फोन पर रोहित से क्या बात करें। उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोलकर सीलिंग की ओर देखने लगी। अनिका को खामोश देखकर रोहित ने फिर से धीमी आवाज में फोन पर कहा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे कब लंच इनवाइट करना चाहते हैं? रोहित के इस सवाल का भी कोई जवाब अनिका के पास नहीं था। अनिका अपने बेडरूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए रोहित से कहने लगी, अगर मिलना ही है तो जल्दी मिल लेते हैं। कल दोपहर को क्या कर रहे हैं? हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून? रोहित ने अनिका के सवाल का जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, डन, कल दोपहर का लंच हम साथ करेंगे और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आइएगा। बिना सोचे अनिका ने भी रोहित की बात है जवाब देते हुए कह दिया, ठीक है, ले आऊंगी और आप भी अपने बेटे को ले आइएगा। बेड पर लेटी रिया ने भी अपने मम्मा की यह बात सुनी थी। जैसे ही अनिका ने फोन रखा, रिया बेड से नीचे कूद गई और अपनी मम्मी को हग करके बोली, मम्मा, क्या तुम कल सचमुच मुझे डैडी के पास ले जाओगे? क्या सचमुच हम चारों मिलकर कल लंच करेंगे? अनिका ने रिया की पीठ थपथपाकर कहा, भूल गई, कल तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ लंच पर? रिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अनिका को 2-4 बार जोर से पांव पर मारा। मारते मारते अपने मम्मा से कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर मेरे साथ कोई ना कोई चीटिंग करोगे। रिया को शांत करते हुए अनिका को और एक ख्याल आया। उसे पता था कि आर्यन हर ट्यूसडे और फ्राइडे बलबीर सर के पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जाता था। उन 2 दिनों के अलावा वो ज्यादातर वक्त अपने घर पर पढ़ाई करता था। उसने अपने बेटे को 3-4 दिनों से नहीं देखा था। कहीं ना कहीं कल के लंच की एक्साइटमेंट अनिका के मन में भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसे अपने बेटे के पास जाने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन अनिका ने रिया को स्कूल तक ड्रॉप किया। स्कूल की गेट पर एक टीचर रिया का इंतजार कर रही थी। रिया ने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। रिया का स्कूल बैग लगभग रिया की डबल साइज का लग रहा था। हालांकि रिया काफी क्यूट लग रही थी। टीचर ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। फिर अनिका की ओर देखकर टीचर ने कहा, यहाँ से मैं उसे ले जाऊंगी। इससे पहले कि टीचर रिया को अंदर ले जाती, अनिका ने टीचर से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? टीचर ने कहा, प्लीज गो अहेड मिस अनिका। टीचर के लिए ये बहुत आम बात थी क्योंकि बच्चों को पहले दिन स्कूल छोड़ने आने वाले माँ बाप के लिए ये बहुत इमोशनल दिन होता था। पेरेंट्स के लिए इस तरह अपने बच्चों को किसी के हवाले करते जाना बहुत मुश्किल होता था।
अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कहते थे, अगर अंदर कोई तुम्हें परेशान करे तो रोना मत, मम्मा तुम्हें जल्दी पिकअप करने आ जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन टीचर ये सुनकर हैरान रह गई जब अनिका ने अपनी बेटी रिया से कहा, देखो अंदर बच्चों को परेशान मत करना, झूठ मूठ रोकर टीचर्स को भी परेशान मत करना, अच्छे से रहना, किसी को सताना मत। ये बात सुनते ही टीचर की आंखें चौड़ी हो गई। कंधे पर बैग लटका कर खड़ी रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को जवाब दिया, डोंट वरी मम्मा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, टीचर और बाकी फ्रेंड्स का अच्छा ध्यान रखूंगी, अब तुम जाओ। रिया की एटीट्यूड और उसके बात करने का अंदाज देखकर टीचर को खुद सोच में पड़ गई। अक्सर पहले दिन बच्चे डरे सहमे से होते हैं, लेकिन ये लड़की स्कूल के अंदर जाने से पहले ही इतनी कॉन्फिडेंट थी। ये देखकर टीचर को खुद डर लगने लगा था कि कहीं एक क्यूट सी प्रिंसेस जैसी दिखने वाली लड़की अंदर से कोई बड़ी शैतान तो नहीं। टीचर ने रिया का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर ले गई। अनिका बाहर खड़ी टीचर और रिया को अंदर जाते हुए देख रही थी। स्कूल बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस तक पहुंचते हुए रिया ने टीचर से कोई ऐसी बात कही जिसे टीचर को हंसी आने लगी। टीचर ने रिया को उठा लिया और उसे क्लासरूम के अंदर ले गई। ये दृश्य देखकर खुद अनिका हैरान हो गई। उसने एक बार भगवान की ओर देखकर प्रार्थना भी की कि भगवान बचाए अब इस स्कूल को। उसे पता था कि उसकी नन्ही परी बड़े बड़े कारनामे कर सकती थी।